हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस तैयार कराऊंगा ये नेट टीजीटी पीजीटी में आए 10 क्वेश्चंस केवल तैयार करूंगा, लेकिन इन 10 क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑगस्टन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑगस्टन एज को ऑगस्टन नाम से क्यों जाना जाता है? ऑप्शंस देखते हैं हम। फर्स्ट, किंग ऑगस्टस रूल्ड ओवर इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। किंग ऑगस्टस इंग्लैंड में रूल करा करते थे। ये जो ऑगस्टन एज है ये किंग ऑगस्टस के नाम पे पड़ी है। किंग ऑगस्टस रोम में रूल करा करते थे और हम बात कर रहे हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शंस तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड, द इंग्लिश राइटर्स इमिटेटेड द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ज्यादा इसमें डिटेल में नीचे नहीं जाएंगे, गलत दिए हुए। ये सेकंड है, ये सही है। ऑगस्टन एज जो है ये इंग्लिश लिटरेचर में यूज करी जाती है जब रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था। उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था 1660, यहां से लेके 1785 का जो पीरियड है इसे न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। तो जो न्यू क्लासिकल एज है उसे हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं। न्यू क्लासिकल से मतलब क्या है, यहां पे पहले हम देखते हैं। न्यू क्लासिकल, न्यू से मतलब है न्यू और क्लासिकल से मतलब है क्लासिकल, पुराने राइटर्स रोम और ग्रीस के। तो इस समय इंग्लैंड में जो पुराने राइटर्स थे ग्रीस और रोम के, उनको कॉपी इमिटेट किया जा रहा था। तो यहां पर जो नाम लिया गया है, ये किंग ऑगस्टस के नाम पे लिया गया है जो रोम के थे, और जो ये एज थी वो प्रभावित थी रोमन राइटर्स से। ग्रीस राइटर्स भी थे लेकिन रोमन राइटर्स से ज़्यादा प्रभावित थी। ये जो एज थी न्यू क्लासिकल एज, ये 1660 से लेके 1785 तक रही थी और इसे एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, रीड करिए। आइडेंटिफाई द पीरियड ड्यूरिंग विच द रूल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल एंड हिज कॉमनवेल्थ शट डाउन ऑल इंग्लिश थिएटर्स ऑन रिलीजियस एंड मोरल ग्राउंड्स। पहले हम यहां पे देखते हैं, दो वर्ड आए हैं, ओलिवर क्रॉमवेल और कॉमनवेल्थ। ओलिवर क्रॉमवेल इंग्लैंड की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओलिवर क्रॉमवेल के बारे में थोड़ा सा बतलाते हैं। चार्ल्स फर्स्ट ये इंग्लैंड के राजा बने थे 1625 में। जब ये इंग्लैंड के राजा बने उस समय तक इंग्लैंड में जो क्रिश्चियनिटी थी ये दो भागों में विभाजित हो चुकी थी। एक थे कैथोलिक जो पोप को मानते थे और दूसरी तरफ थे प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट के अलग चर्च होते थे। हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस हैं वो कैथोलिक हैं। तो जो चार्ल्स फर्स्ट से वो प्रोटेस्टेंट थे, ज़्यादातर इंग्लैंड में उस समय प्रोटेस्टेंट ही हुआ करते थे। चार्ल्स फर्स्ट ने शादी करी थी फ्रेंच प्रिंसेस से। जो ये फ्रेंच परिवार था ये कैथोलिक था। तो इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे वो चार्ल्स फर्स्ट से थोड़ा नाराज हो गए। उन्हें लगता था कि शायद चार्ल्स फर्स्ट जो है अब कैथोलिक्स जो है उनको बढ़ावा देंगे। इसके अलावा चार्ल्स फर्स्ट ने क्या करा, एक गलती और कर दी। जब वो किंग बने तो उन्होंने पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, अपने हाथ में पावर ले ली, जो मन आता वो अपने हिसाब से रूल पास कर देते। और यहाँ तक स्थिति आ गई कि उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। तो इसके बाद में 1642 में सिविल वॉर स्टार्ट हुई इंग्लैंड में। और ये जो सिविल वॉर थी इसमें एक तरफ थे चार्ल्स फर्स्ट उनकी सेना और दूसरी तरफ थे जो पार्लियामेंट के लोग थे। अब इसमें जो पार्लियामेंट में कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इसमें एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, वो था ओलिवर क्रॉमवेल। ये पार्लियामेंटेरियन थे और जो सिविल वॉर हो रही थी उसकी जो फोर्स थी उसको ये लीड कर रहे थे। तो एक तरफ चार्ल्स फर्स्ट से उनकी सेना थी, दूसरी तरफ जो सिविल वॉर जो थी उसे लीड कर रहे थे ओलिवर क्रॉमवेल। चार्ल्स फर्स्ट को 1648 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड कर दिया गया, उनका सर कलम कर दिया गया। तो 1649 से 1660 का जो पीरियड है उसे हम कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस समय 1649 में चार्ल्स फर्स्ट का सर कलम कर दिया गया और जो पावर जो थी वो एक तरीके से पार्लियामेंट के पास में आ गई थी। अब कोई किंग नहीं था। इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार था कि ना ही कोई किंग था और ना ही कोई क्वीन थी रूल कर रही थी। इस वजह से इस पीरियड को हम पीरियड ऑफ इंटररेग्नम भी कहते हैं। इंटररेग्नम, इंटर
रैग्नम। इंटररेग्नम से मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटररेग्नम से मतलब होता है ऐसा समय जब कोई रूलर ना हो, तो उस कंट्री का जो टाइम होगा वो इंटररेग्नम कहलाता है। तो इस पीरियड को हम 1649 से लेकर 1660 के पीरियड को हम पीरियड ऑफ इंटररेग्नम भी कहते हैं और कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहते हैं। अब कॉमनवेल्थ क्यों कहते हैं, जब चार्ल्स फर्स्ट का सरकलम कर दिया गया और पार्लियामेंट के हाथ में पावर आ गई, तो भाई उन्हें कोई एक लीडर तो चाहिए था। तो उन्होंने डिसाइड करा कि जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था जिसने फोर्स को लीड करा था वो थे ओलिवर क्रॉमवेल। इनको लॉर्ड प्रोटेक्टर बनाया गया। लॉर्ड प्रोटेक्टर मीन्स ये प्रोटेक्ट करने वाले थे पार्लियामेंट को, और पूरी हाथ पावर जो थी वो इनके हाथ में आ गई थी। तो यहाँ पर एक कानून लाया गया। तो जो इंग्लैंड के जो बाकी जो टेरिटरीज थी जिसमें वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इनको कॉमनवेल्थ घोषित करा गया कि ये जो इंग्लैंड के हिस्से में जो इनका पूरा एरिया है ये इंग्लैंड का ही पार्ट है और ये कॉमनवेल्थ कहलाएगा। तो इस वजह से इसे कॉमनवेल्थ कहा गया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से समय में थिएटर्स को बंद करा गया, पीरियड बताना है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन में जाना होगा। 1640, मैं डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूँ। 1649 से 1660 का जो पीरियड है वो पीरियड ऑफ इंटररेग्नम भी कहलाता है और कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहलाता है। इस समय चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में उनको मार दिया गया था और पार्लियामेंट के हाथ में, ओलिवर क्रॉमवेल के हाथ में पावर आ गई थी। तो इस समय का जो पीरियड जो था उस समय थिएटर को बंद रखा गया था। और किस ग्राउंड पे, रिलीजियस और मोरल ग्राउंड पे। ये माना गया था कि जो थिएटर है वो गलत चीज, वल्गैरिटी को प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि इन्होंने इस तरीके के रूल बना दिए थे कि जो लेडीज हैं वो मेकअप भी नहीं करेंगी। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे, थिएटर्स को बंद करा गया था। लेकिन जो कानून जो था, जो पास हुआ था थिएटर को बंद करने का, वो हुआ था 1642 में। ये ध्यान रखिएगा, 1642 में कानून पास हुआ था। ये कानून पार्लियामेंट में ही पास हुआ था। कानून पास हुआ था जिसमें थिएटर को बंद कर दिया गया। और जो 1649 से 1660 का समय था उस बीच में थिएटर पूरी तरीके से बंद रहे थे। बाद में 1660 में जो था चार्ल्स फर्स्ट के जो बेटे थे वो फ्रांस भाग गए थे, उनको वापस लाया गया और उनको किंग बनाया गया। तो 1660 में जाके थिएटर्स दोबारा से शुरू हुए हैं। नेक्स्ट है द प्यूरिटन्स शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड इन। अभी बतलाया था जो कॉमनवेल्थ पीरियड था 1649 से लेके 1660 का, उस बीच में थिएटर्स बंद रहे थे। लेकिन जो कानून जो था, जो पास हुआ था, वो हुआ था 1642 में। मैंने डायरेक्ट आंसर बताया, जरूरी नहीं है मैं आपको बाकी के ऑप्शंस बताऊं क्योंकि डेट गलत है, कई बार हमें गलत डेट ध्यान हो जाती है। नेक्स्ट, Who is regarded as the first translator of the Bible into English? कई बार क्वेश्चन ये नेट में भी पूछा गया है। जो बाइबल थी वो पहले हिब्रू लैंग्वेज में थी, बाद में लैटिन लैंग्वेज में थी, उसके बाद में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया। तो सबसे पहले किसने ट्रांसलेट करा था? जॉन वाइक्लिफ ने। जॉन वाइक्लिफ जो थे वो चर्च में जो रिफॉर्म हो रहे थे इंग्लैंड में उसको लीड कर रहे थे। चर्च जो था वो करप्ट हो चुका था। पोप और जो बाकी के चर्च के जो लोग थे वो अपने पास प्रॉपर्टी रखे हुए थे। तो जो जॉन वाइक्लिफ थे वो चर्च में सुधार की बात कर रहे थे, एक तरह प्रोटेस्टेंट, एक चर्च रिफॉर्म की बात कर रहे थे। जो जॉन वाइक्लिफ हैं इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। सबसे पहले जॉन वाइक्लिफ ने अपने जो साथी थे उनके साथ में मिलकर जो पहली बार जो बाइबल थी उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था। फिफ्थ क्वेश्चन, विलियम कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1476 एट। इस क्वेश्चन में आपका एक डेट दी हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करी थी, तो वो ईयर था 1476। और कहाँ पे करी थी? डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है कि लंदन में करी हो, इसमें नहीं थी। ये करी थी उन्होंने वेस्ट मिनिस्टर में। तो यहाँ पे इन्होंने जो था फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में सेटअप करी थी। द गुटेनबर्ग बाइबल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। पहले थोड़ा बता दूं गुटेनबर्ग बाइबल, ये जो गुटेनबर्ग थे ये जर्मन थे और एक इन्वेंटर थे, मर्चेंट थे, गोल्ड स्मिथ थे। इन्होंने बाहर ट्रैवल करा और ये देखा कि जो एशिया था, ईस्ट एशिया, वहाँ पर चाइना,
जापान, वहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो वर्क कर रही थी, और उस टेक्निक को ये अपने यहाँ यूरोप में लेकर आए। तो फर्स्ट टाइम यूरोप में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप करा था। 1456 में इन्होंने सेटअप करा था प्रिंटिंग प्रेस को, तो जर्मनी में से सेटअप करा था। जो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करी थी उसमें जो फर्स्ट बुक थी वो थी बाइबल। उसकी इन्होंने केवल 42 लाइन ही पब्लिश करी थी। उस समय तक ये टेक्निक यूरोप में नहीं आई थी, और इस टेक्निक में क्या था कि जो मेटल होते हैं शब्द थे उन्हें मेटल से लिखा जाता था और बाद में प्रेस करके पेपर पे प्रेस करके जो बुक जो थी वो पब्लिश होती। तो 42 लाइंस केवल बाइबल की इन्होंने जो थी वो पब्लिश करी थी। सेवेंथ, द किंग जेम्स बाइबल वॉज पब्लिश्ड इन। जो ये किंग जेम्स बाइबल है इसका इंग्लिश लिटरेचर में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। मैंने अभी आपको बताया था कि इंग्लिश में जो बाइबल सबसे पहले लिखी थी वो जॉन वाइक्लिफ ने लिखी थी। जो जेम्स फर्स्ट थे इंग्लैंड के राजा, उन्होंने 1604 में आज्ञा दी कि भाई बाइबल को लिखा जाए और इस तरह से लिखा जाए कि लोग उसे पढ़ के प्रभावित हों। तो बहुत सारे जो उस समय के स्कॉलर्स थे वो आए और उन्होंने बाइबल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखना शुरू करा, जिसे आज भी पढ़ा जाता है। उसकी जो लाइंस होती बहुत ही शानदार थी, और 1611 में ये बाइबल तैयार हुई। तो इसको जो पूरा खर्चा था स्पॉन्सर करा था वो जेम्स फर्स्ट ने करा था। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये 1611 में जो थी पब्लिश हुई थी। एर्थ, विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन। विक्टोरियन एज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो विक्टोरियन एज थी इसमें क्लैश हो रहे थे। उस समय साइंस जो थी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही थी। तो साइंस के तरक्की करने की वजह से जो धार्मिक विचार थे, लोगों के विश्वास थे और साइंस थे, उसमें टकराव होने शुरू हो गए। कई तरीके की खोजें होनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी ऑन द स्पीसीज, एवोल्यूशन और स्पीसीज के ऊपर लिखी थी बुक। ये जो बुक जब पब्लिश हुई तो जो एक तरीके से कट्टर क्रिश्चियंस थे उनके विश्वास जगमगा गए, क्योंकि ये माना जाता है कि जितने भी जीव जंतु हैं वो गॉड ने बनाए। अब अगर गॉड ने बनाए हैं तो जो स्पीसीज हैं वो इवॉल्व हुई हैं, वो कैसे हुई हैं फिर? तो इस वजह से जो था एक टकराव होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे आंसर अब कौन सा होगा? अब आप देखिए, देखो ये तो दो है ही नहीं, ओरिएंटल एंड एक्सीडेंटल सिविलाइजेशन, और नन ऑफ दिस, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेकंड, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ट्रेडिशन की वजह से गड़बड़ा रहा है, और मॉडर्निटी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मॉडर्निटी तो कोई परिभाषा ही नहीं कह सकते। जो आज मॉडर्न है वो हो सकता है 50 साल के बाद में वही पुराना हो जाए। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट, फेथ एंड रीजन। जो विश्वास था और जो रीजन था, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में टकराव होने शुरू हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग इंग्लिश लिटरेरी पीरियड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड, यूज द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे 4 एजेस दी हुई हैं, इनको हमें सीक्वेंस में रखना है। एलिजाबेथन एज, कैरोलाइन एज, एंग्लो नॉर्मन और अर्ली ट्यूडर। इनको हमें जो है जिस हिसाब से वो आई हैं, सबसे पहले कौन सी आई है, उसके बाद में कौन सी आई है, और सबसे आखिर में कौन सी आई है। तो इसमें हम देखते हैं ये जो कैरोलाइन एज है ये चार्ल्स फर्स्ट के नाम पे पड़ी है, और चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनके बाद में थे। तो फर्स्ट के बाद में सेकंड आया। अब देखो इसमें कौन सा हो सकता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। फर्स्ट के बाद में सेकंड, ये वाला चल रहा है। इसमें के हिसाब से थर्ड सबसे पहले है और फोर्थ इसके बाद में है। तो कैसे है? सबसे पहले आई एंग्लो नॉर्मन, ये सबसे पहले है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड, नाम से पता लग रहा है एंग्लो नॉर्मन। इस समय जो लिटरेचर लिखी गई थी वो लैटिन में भी नहीं लिखी गई थी, वो एंग्लो नॉर्मन जो डायलेक्ट था फ्रेंच उसमें लिखी गई थी। उसके बाद में आई थी ट्यूडर एज। ये जो ट्यूडर का परिवार था इसी परिवार की एलिजाबेथन एज थी। तो अर्ली ट्यूडर, इसमें जो थे हेनरी किंग बने थे और बाद में ही एलिजाबेथ जो थी क्वीन वो बनी थी। तो अर्ली ट्यूडर के बाद में आए एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, और इसके बाद में चार्ल्स फर्स्ट बने थे जिनको बीहेड, जिनको सर कलम कर दिया गया था। तो ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, और फिर ये फर्स्ट और सेकंड। तो ये इसका आंसर सही है। क्वेश्चन 10 लास्ट है।
द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वॉज, सबसे पहले जो पोएट लॉरिएट थे वो कौन थे? आप सोच कर बताओ, ये मैं कई बार बता चुका हूं। पोएट लॉरिएट होता है शाही कवि। जो इंग्लैंड के राजा होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट करते हैं शाही कवि। ये जो ऑफिशियल फंक्शन होते हैं उनके लिए पोएम्स लिखते हैं। तो सबसे पहले जो पोएट लॉरिएट है उसकी शुरुआत हुई थी जॉन ड्राइडन से। ये ऑफिशियली अपॉइंट हुए थे, ऑफिशियली लेटर मिला था, लेकिन जो पेंशन दी गई थी सबसे पहले वो दी गई थी बेन जॉनसन को। 1616 में दी गई थी, ध्यान रखिएगा। 1616 में बेन जॉनसन को सबसे पहले पेंशन दी गई थी। उसके बाद में जो ऑफिशियली अपॉइंट हुए थे वो जॉन ड्राइडन हुए थे 1668 में, और ये 89 तक रहे थे। 89 तक पोएट लॉरिएट रहे थे। इसके बाद में थॉमस चैडवेल रहे थे, बाद में कई पोएट लॉरिएट बने। इस समय की बात करें जो पोएट लॉरिएट है वो साइमन है। पूछा नहीं जाएगा लेकिन बता दिया, इस समय के पोएट लॉरिएट साइमन है। देखा जाए तो सबसे पहले बेन जॉनसन को जो है पेंशन दी गई थी, लेकिन ऑफिशियली तौर पे जो अपॉइंट हुए थे लेटर देकर पूरे तरीके से वो जॉन ड्राइडन फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे। तो ये जो मैंने आज आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी दी। जल्दी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आगे मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो मैं कंटिन्यू रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।